Welcome to St. Wilfred's Law College online classes. Today I am going to teach you Order 17 and Order 19. Order 17 deals with the adjournment and Order 19 deals with the affidavit. जैसे कि हमने Order 14 में पढ़ा था फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, उसके बाद में हमने पढ़ा ऑर्डर 15 एंड ऑर्डर 16 जिसमें समन्स दिए गए थे, अटेंडेंस थी विटनेसेस की, किस तरह से उनको समन दिए जाएंगे, किस तरह से विटनेस को अटेंडेंस देनी होगी अपनी। और ऑर्डर 15 में हमने पढ़ा था कि डिस्पोज ऑफ द केस एट द फर्स्ट हियरिंग, कि अगर कोई भी इश्यूज़ नहीं हैं तो फर्स्ट हियरिंग में ही केस डिस्पोज कर दिया जाएगा। बट जब कोई इश्यूज़ फ्रेम हो जाते हैं, फर्स्ट हियरिंग में केस डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, तो ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के बाद में ऑर्डर 16 में जब विटनेसेस को बुलाया जाता है, तो यहाँ पर ऑर्डर 17 एडजॉर्नमेंट की बात करता है, स्थगन की बात करता है। कि जनरल मीनिंग हम कह सकते हैं एडजॉर्नमेंट मीन्स टू डिसकंटिन्यू और टू पोस्टपोन, यानी किसी भी चीज़ को स्थगित करना फॉर द फर्दर डेट। कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स की जा रही है कोर्ट के द्वारा जिसमें पार्टीज़ अपीयर नहीं हो रही है, या पार्टीज़ के पास में सुटेबल टाइम नहीं है अपने विटनेस को बुलाने के लिए, या उसके पास में कोई रीज़न सफिशिएंट रीज़न है, या फिर प्लीडर है जो बीमार हो जाता है या वो आ नहीं सकता है, अनेबल है आने में, या फिर पार्टीज़ अनेबल है आने में, उसकी जगह प्लीडर भी वो अपॉइंट नहीं कर सकती है दूसरा। इस तरह से ऐसे सफिशिएंट रीज़न जिसको कोर्ट ग्रांट करे, जिसको परमिशन दे, उसके बिहाफ पे कोर्ट उस केस को फॉर द फर्दर डेट, आगे की डेट के लिए जो भी उस डेट फिक्स करेगा एडजॉर्नमेंट के लिए, उसको एडजॉर्न कर देगा, उस केस को एडजॉर्न कर देगा फॉर द फर्दर हियरिंग। इसी तरह से एडजॉर्नमेंट इट्स नॉट अ रूल of the CPC. It does not define in any code. CPC does not define the term adjourn, but the adjournment means to postpone or to discontinue. But Order 17 deals with the adjournment. It is not a biased weapon, but it is a part and parcel of the court proceedings and necessary to allow for an impartial or fair trial. मीन्स यह कोई रूल नहीं है, यह कहा नहीं जा सकता है कि हम एडजॉर्नमेंट हर केस में एडजॉर्नमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोर्ट ये चाहती है कि हर जो भी केस लाया जाए वो जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उस पर जल्दी से जल्दी हियरिंग हो, उस पर डिसीजन जल्दी से जल्दी आए। तो यहाँ पर ये कोई वेपन नहीं है एक तरह से जिसको हम पक्षपात करके इसको एक तरह से यूज़ कर सकें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए, जिससे कि वो इम्पार्शियल हो, पक्षपात ना हो और फेयर ट्रायल हो, जो कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से होगा, तभी कोर्ट उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज एडजॉर्नमेंट नहीं होगा। कोर्ट ऑर्डर 17 में 3 रूल दिए गए हैं। इसके साथ ही रूल 1 स्टेट दैट द कोर्ट में ग्रांट टाइम एंड एडजॉर्न हियरिंग, यानी कि कोर्ट जो भी केस लाया गया उसके सामने उसके टाइम देगा उसके लिए, और उसकी हियरिंग को एडजॉर्न करेगा, पोस्टपोन करेगा। लाइक आफ्टर द पार्टी शो सफिशिएंट रीज़न। कब करेगा कोर्ट? जबकि पार्टी उस कोर्ट को, जिस कोर्ट में वो केस लाया गया है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो अपीलेट कोर्ट हो, चाहे वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो, चाहे वो अपीलेट जुरिडिक्शन हो, वहाँ पर जब पार्टीज आती है तो वहाँ पर उस पार्टीज़ के द्वारा सफिशिएंट रीज़न देने के बाद में कोर्ट को ये लगता है, तभी वो उसको एडजॉर्न करेगा और उसके लिए आगे के लिए फर्दर टाइम डेट फिक्स करेगा। बट प्रोवाइडेड दैट, बट इसमें एक्सेप्शन दिया गया है, दैट नो सच एडजॉर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड मोर देन 3 times टू अ पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द सूट, यानी कि एक पार्टी को 3 बार से ज़्यादा एडजॉर्न नहीं किया जाएगा, यानी कि दोनों पार्टीज़ को मिला के एक भी केस की हियरिंग में 6 बार से ज़्यादा एडजॉर्न नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर केस एडजॉर्न होता रहा तो केस डिले होता रहेगा और नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जाएंगे। और जैसे हम कहते हैं, जैसे कि एक प्रोवर्ब्स है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड,
कि अगर देरी से किया गया न्याय न्याय नहीं होता। तो जहाँ पर एडजॉर्नमेंट होता रहेगा, केस डिले होता रहेगा, तो वहाँ पर जस्टिस नहीं होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि रूल 1 में ही हैं, लाइक द कोर्ट कैन नॉट हैव द पावर ऑफ सुओ मोटो और द एडजॉर्नमेंट एंड द पार्ट इट मेड बी बाय द पार्टीज और द प्लीडर ऑफ द सूट। एक्चुअली जो कोर्ट है वो खुद से या उसके पास खुद के पास पावर नहीं है सुओ मोटो, अपने बिहाफ पर वो एक्शन नहीं ले सकता कि इस कोर्ट को, इस केस को पोस्टपोन कर दिया जाए, एडजॉर्न कर दिया जाए, जब तक कि कोई पार्टी या उसका प्लीडर कोई रिक्वेस्ट नहीं करता है कोर्ट में आके कि मेरे पास ये सफिशिएंट रीज़न है, इसलिए मैं आज की तारीख पर ये केस या इसको अटेंडेंस नहीं कर पाऊँगा और मुझे आगे की डेट चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट के पास कोई विवेक अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है। नाउ प्रोवाइड सफिशिएंट रीजन फॉर सीकिंग एडजॉर्नमेंट ऑफ द हियरिंग, और उसको सफिशिएंट रीजन देना होगा क्योंकि वो उस हियरिंग को एडजॉर्न कराना चाहता है बाय द पार्टीज और बाय द प्लीडर। एडजॉर्नमेंट कैन बी मेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द सूट। अब हमें कहते हैं कि जो सूट है उसके किसी भी वक्त, चाहे वो स्टार्टिंग फेज़ हो, चाहे वो मिडिल फेज़ हो, चाहे वो लास्ट का हो, चाहे अपील हो, तो उसमें किसी भी वक्त एडजॉर्न किया जा सकता है केस को। एट कोर्ट शैल रिकॉर्ड द रीज़न ऑफ एडजॉर्नमेंट एंड राइटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो भी एडजॉर्नमेंट किया जाएगा, जो भी रीज़न दिया जाएगा, उस रीज़न को रिकॉर्ड किया जाएगा, राइटिंग में उसको लिखा जाएगा, और वो रिकॉर्ड एक पार्ट, जो भी लिखा जाएगा वो एक पार्ट होगा रिकॉर्ड का, क्योंकि हम कहते हैं कि जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय है, वहाँ पर जो भी रीज़न दिया जाएगा उसको उसके केस के साथ में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। नाउ कोर्ट शैल रिकॉर्ड कोर्ट कैन नॉट ग्रांट एडजॉर्न ऑफ द सेम पार्टी मोर देन 3 टाइम, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रोवाइडेड में कि कोर्ट किसी पार्टी को एक बार में एक केस में 3 बार से ज़्यादा एडजॉर्न नहीं करेगी। ना कोर्ट शैल बी फिक्स अनदर डेट फॉर हियरिंग, जब एडजॉर्नमेंट किया जाएगा, जिस दिन एडजॉर्नमेंट किया जा रहा है उस दिन अनाउंस किया जाएगा फॉर अनदर डेट, कि अगले दिन इस दिन ये सुनवाई की जाएगी, वो डेट फिक्स की जाएगी कोर्ट के द्वारा। एंड नाउ एडजॉर्न शैल बी एन एक्सेप्शंस टू नॉर्मल रूल ऑफ डे हियरिंग द सूट। डे टू डे हियरिंग, एडजॉर्न शैल बी एक्सेप्शंस टू नॉर्मल रूल ऑफ डे टू डे हियरिंग। जैसा कि हम कहते हैं कि जो हियरिंग है वो डे टू डे होनी चाहिए, एक दिन छोड़ के एक दिन, या जो भी कोर्ट देता है उसको उस तरह से होनी चाहिए। बट एडजॉर्न क्या है, एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई भी हियरिंग डे टू डे नहीं हो रही है आगे से आगे, इसमें अगर उसमें पार्टीज नहीं प्रेजेंट हो पा रही हैं या उनको कोई सफिशिएंट रीजन दे दिया है तो वो एडजॉर्न कर दी जाएंगी। Now rule 2 state that procedure of adjournment when party or witness fails to appear means procedure of adjournment when party or witness fails to appear, जबकि adjournment procedure किया जाएगा पार्टीज़ अगर फेल हो जाती है अपीयर होने से, यानी कि वो नहीं आ पाती हैं, तो इसके लिए ऑर्डर 9 जो हम डिस्कस कर चुके हैं, where appearance of the attendance of the parties, लाइक अगर प्लेंटिफ जो है एडजॉर्नमेंट होने के बाद प्लेंटिफ प्रेजेंट नहीं होता है तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9 उसका सूट डिसमिस कर दिया जाएगा, और अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है तो उसके लिए एक्स पार्टी ऑर्डर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9। बट ऑर्डर 17 रूल 2 ये कहता है कि अगर कोई पार्टी फेल हो जाती है अपीयर होने पे, कि जो पर्टिकुलर डेट फिक्स की गई है फॉर द एडजॉर्नमेंट, तो वहाँ पर नेक्स्ट डेट फॉर द हियरिंग टू एडजॉर्नमेंट, तो कोई सफिशिएंट रीज़न देने के बाद में ऑर्डर 9 इम्प्लीमेंट ना करते हुए कोई सफिशिएंट रीज़न अगर दिया जाता है तो नेक्स्ट डेट डिसाइड कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा फॉर द एडजॉर्नमेंट। Now rule 3 state that court may proceed notwithstanding either party fails to produce evidence etc. means अगर कोई भी पार्टी जिसको बुलाया गया है एविडेंस देने के लिए, या कोई भी पार्टी जिसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है और वो नहीं आ पाती है, तो वहाँ पर कोर्ट के पास 2 ऑप्शंस हैं।
या तो अगर उस पार्टी की नीड नहीं है, उस एविडेंस की नीड नहीं है उस पर्टिकुलर केस के लिए, या डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है एज एन एविडेंस उस पर्टिकुलर केस के लिए, तो वहाँ पर कोर्ट उस केस को फर्दर प्रोसीडिंग करेगा बिना उसके अपीयर हुए। यानी कि किसी बात के होते हुए अगर वो पार्टी फेल हो जाती है, प्रोड्यूस नहीं हो पाती, एविडेंस नहीं दे पाती है, तो कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो उसकी फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट रखेगा और जस्टिस करेगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन ये है कि ऑर्डर 17 रूल 2 कि वो उसको एडजॉर्न कर देगा कि अगर उस एविडेंस के बिना केस में इनजस्टिस होगा तो वहाँ पर दोनों पार्टियाँ जिस पार्टीज़ की तरफ से इनजस्टिस हो रहा है तो वो पार्टीज़ उसको ऑर्डर 17 रूल 2 के अकॉर्डिंग उस केस को एडजॉर्न करवा लेगी। ये कोर्ट के पास पावर है। Now this is completed order 17. Now we will talk about the order 19. Order 19 this deals with the affidavit. Affidavit means होते हैं शपथ पत्र। जो भी बात या जो भी तथ्य, जो भी प्रोसीडिंग्स की जानी है कोर्ट की, और पार्टीज़ के जो भी फैक्ट प्रेजेंट किए जाने हैं बाय द प्लेंट और बाय द रिटन स्टेटमेंट और बाय एनी एविडेंस और बाय एनी डॉक्यूमेंट्स जो भी दिए जाने हैं उनको एफिडेविट पर दिया जाना चाहिए। इन जनरल मीनिंग एन एफिडेविट इज़ अ टाइप ऑफ अ वेरीफाइड स्टेटमेंट, और इन अदर वर्ड्स it contain a verification which means it is a made under oath or penalty of perjury, and this serves as evidence for its veracity and is required for court proceedings, but it does not include as an evidence according to Indian Evidence Act section 3। affidavit को एविडेंस नहीं मान सकते क्योंकि एफिडेविट क्या है? शपथ पत्र है जो कि किसी भी कथन को, किसी भी को ओथ पर, किसी शपथ पर लिया गया है या किसी पर्जरी के सामने उसको वेरीफाइड किया गया है। नाउ रूल 1, जो इसमें भी 3 रूल दिए गए हैं ऑर्डर 19 में भी। रूल 1 स्टेट दैट पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। जैसा कि हम कहते हैं कि किसी भी फैक्ट को, किसी भी जो भी ऑर्डर 20 जो सेक्शन 26 उस पर पढ़ेंगे हम, सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 आफ्टर द अमेंडमेंट 1989 ऑफ सीपीसी, ये कहता है कि एवरी फैक्ट ऑफ प्लेंट शैल बी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। यानी कि जो भी फैक्ट्स हैं प्लेंट के, वो सारे फैक्ट्स नंबर वाइज पैरा 1 पैरा 2 वो सब एफिडेविट लगाकर उसको प्रूव किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। ये कहता है सेक्शन 26। इसी तरह से रूल 1 ही कहता है पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट। यानी कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर देकर एफिडेविट लगाकर किसी भी पॉइंट को प्रूव करवा सकती है। Like any court at any time for sufficient reason, he can make an order that the particular fact or facts may be proved by an affidavit। यानी कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एफिडेविट लगवाकर किसी भी फैक्ट या नंबर ऑफ फैक्ट्स, जो भी एक फैक्ट है या एक से ज़्यादा फैक्ट है, उनको किसी भी समय उनके साथ में एफिडेविट लगाकर प्रूफ करवा सकती है। एफिडेविट ऑफ एनी विटनेस में बी रीड एट द हियरिंग। जो भी विटनेस के एफिडेविट्स हैं वो हियरिंग के टाइम पे पढ़े जाएंगे ऑन सच कंडीशन एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल। जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ऐसा किया जाना उचित है केस के लिए, तो वहाँ पर उनके विटनेसेस को, एफिडेविट को पढ़ा जाएगा और उसको एज एन एविडेंस माना जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 19। बट हम कहते हैं सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस को एफिडेविट को एविडेंस नहीं मानता है। Now rule 2 state that the power to order attendance of deponent for cross examinations। क्रॉस एग्जामिनेशंस के लिए डिपोनेंट की अटेंडेंस जरूरी है, इसके लिए आदेश दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अपॉन एनी एप्लीकेशंस एविडेंस में बी गिवन बाय एन एफिडेविट। यानी कि किसी के भी आवेदन पर, चाहे पार्टी प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, किसी के भी एप्लीकेशन देने पर उसमें एफिडेविट लगाकर उसको एविडेंस के रूप में पेश किया सकता है। ये कोर्ट का आदेश हो सकता है, कोर्ट की पावर हो सकती है। बट द कोर्ट मेट इंस्टेंस
of either party order for attendance for cross examination of deponent। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी पार्टीज़ के डिपोनेंट को क्रॉस एग्जामिनेशंस के लिए कोर्ट में बुला सकती है। और जहाँ पर अटेंडेंस जो कोर्ट में दी जानी है अगर वो पर्सनल नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है, डिपोनेंट आने से एग्जेम्प्टेड है, तो वहाँ पर कोर्ट को ये भी पावर है कि वो उसको पर्सनली अपेयर होने के लिए भी कह सकता है अनटिल अनलेस वो एग्जेम्प्टेड ना हो। Such attendance shall be in court unless the deponent is exempted for personal appearance in the court or the court otherwise direct, यानी कोर्ट उसको डायरेक्ट भी दे सकता है, आदेश भी कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, और ये कह सकता है कि कोर्ट में उसको पर्सनली अपीयर होना है फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन अनटिल अनलेस उसको एग्जेम्प्टेड न किया गया हो। नाउ रूल 3 स्टेट दैट मैटर टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड, यानी कि जो भी एफिडेविट का मैटर है उसको कन्फाइंड किया जाएगा बाय द सच फैक्ट ऑफ डिपोनेंट इज़ एबल टू ऑफ नॉलेज, यानी कि जो भी उसकी पर्सनल नॉलेज है उसको उसके बिहाफ पर डिपोनेंट के पर्सनल नॉलेज के बिहाफ पर उसको कन्फाइन किया जाएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ एवरी एफिडेविट शैल बी पेड बाय द पार्टी ऑफ फाइलिंग द सेम, यानी कि जो भी एफिडेविट लगा रहा है या जो भी कॉस्ट वो पे कर रहा है पार्टीज जिसने भी एफिडेविट लगाया है, जो उसको उस पर कह रहा है कि ये जो जानकारी है या जो फैक्ट है, जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं एज एन एविडेंस, ये मेरी जानकारी में ट्रू हैं, सत्य हैं, तो यहाँ पर उसके लिए जो एफिडेविट लगाया जाएगा उसकी कॉस्ट वही पे करेगा जो कि एफिडेविट लगा रहा है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर 17 रिगार्डिंग टू द एडजॉर्नमेंट, ऑर्डर 19 रिगार्डिंग टू द एफिडेविट has been completed. Thank you very much. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.